हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 4 आपका इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसका पार्ट 3 अभी हम करेंगे। तो पहले पार्ट 2 में हमने देखा था, जो 2 पार्ट्स हमने देखे, उसमें देखा था कि प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा है कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं, कितना कितना पैसा हमें पीएसएल के अंडर उसको लोन उनको बांटना है। ये जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, आपका ये तीसरा पार्ट, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपके जो बुक है ना मैकमिलन की, उसमें ये सारे पॉइंट्स नहीं दिए गए, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आपके लिए कि आप, हम डे टू डे बैंकिंग में, हमारे जो बैंकिंग करते हैं हम बैंक में डे टू डे, वहाँ पे भी हम पीएसएल को, हमारा पीएसएल टारगेट होते हैं। तो अगर आप जेआईबी अगर प्रमोशन के लिए कर रहे हैं ना, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पार्ट 3 जिनको सिर्फ जेआईबी एग्जाम क्लियर करने के लिए करना है, वो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें इंटरव्यू के लिए जाना है ना, वो इस पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके डे टू डे लाइफ के लिए। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट फॉर वेट्स इन पीएसएल अचीवमेंट। तो बोल रहे हैं कि पीएसएल अचीवमेंट, हर एक एरिया को अलग अलग टारगेट्स दिए होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर के तहत, पीएसएल के तहत। तो उनमें किसी किसी अचीवमेंट की है, उसके हिसाब से अब एडजस्टमेंट हमें करना है। यहाँ पे यहाँ पे ये पूरा अंग्रेजी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना बोल रहे हैं कि जो प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे उसकी डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती है। मतलब कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में पीएसएल, जो पीएसएल के अंडर लोन काफी बांटे हैं, मतलब अच्छे खासे बांटे हैं, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्या है ना, पीएसएल के तहत लोन बहुत कम बांटे गए हैं। तो यहाँ पे क्या किया फिर आरबीआई ने, यहाँ पे आरबीआई ने बोला कि अ, चलिए शुरू से देख लेते हैं हमने। टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज इन द फ्लो ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट at the district level, it was decided to rank districts on the basis of per capita credit flow to priority sector and build an incentive framework for districts with comparatively lower flow of credit. तो बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ जो जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिनको हायर लोन, जिनको ज्यादा लोन मिला है पीएसएल की तहत, है ना, अच्छा खासा, और जिनको लो लोन मिला है पीएसएल की तहत, तो वहां पे इनका दो दो पार्ट में को डिवाइड कर दिया। और फिर इन दोनों को कंपेयर करके फिर डिस्ट्रिक्ट्स को जो है ना, वो टारगेट दिए गए, कहाँ पे आपको क्रेडिट देना है। फिर उसमें फिर 2024-25 में आरबीआई ने बोला कि हायर वेट ऑफ 125% शैल बी असाइन टू द इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स वेयर क्रेडिट फ्लो इज कंपैरेटिवली लोअर। अब ये सब कंपैरिजन करने के बाद आरबीआई को ये समझ में आया कि कुछ एरियाज में अच्छे खासे लोन बढ़ रहे हैं, कुछ में नहीं बढ़ रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या किया कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको लोन कम कम आप लोग बांट रहे हो ना, पर कैपिटा है ना, यहाँ पे क्रेडिट फ्लो इज कंपेरेटिवली लोअर, पर कैपिटा पीएसएल लेस देन 9,000। पर कैपिटा मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हर एक आदमी को अगर हम कैलकुलेट करें तो पीएसएल कितना आता था, प्रायोरिटी सेक्टर के तहत 9,000 रुपये आता था। तो ये उनके हिसाब से कम था, आरबीआई के हिसाब से। तो आरबीआई ने क्या बोला कि उनको हायर वेट देना है हमें, पिछले साल जितना क्या था उसका 125% अब इस साल में करना है। और ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पर कैपिटा है ना, पर कैपिटा पीएसएल 42,000 था, मोर देन 42,000 था, तो इन्होंने अच्छा खासा लोन बांट रखा था, तो इनको थोड़ा सा कंसेशन मिल गया, लोअर वेट इनको असाइन कर दिया कि आप लोग पिछले साल जितना किया था उसका 90% भी इस साल कर सकते हैं। इस पार्ट में हम बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखेंगे, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे। फिर बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ इलिजिबल। अब प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से, जो हमने देखा ना, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, एमएसएमईज, तो उसका भी थोड़ा इन डिटेल उन्होंने दे रखा है। तो एग्रीकल्चर में बोल रहा है कि फार्म क्रेडिट है, फार्म क्रेडिट इंडिविजुअल फार्मर्स। अब जो इंडिविजुअल फार्मर है उनको यहाँ पे कैसे क्रेडिट मिलता है, दिस कैटेगरी कंप्राइजेस। तो यहाँ पे किस किस को लोन मिलता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलता है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को मिलता है, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स ऑफ फार्मर्स। अब इस ग्रुप के तहत लोन मिलता है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको सबको पता है कि एसएचजी अकाउंट है ना, तो उनको वो एक्चुअली क्या होता है, 10-12 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उनका पर्पज ज्यादातर सेविंग ओरिएंटेड होता है ना, सेविंग कराते हैं, सब लोग पैसे डालते हैं उसमें, किसी एक को अगर जरूरत होती है तो वो लोन उठाता है, उस लोन से जो इंटरेस्ट आता है वो भी सब लोग यहाँ पे बांट लेते हैं। सेविंग ओरिएंटेड यहाँ पे ज्यादा होता है। और रही बात जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स की, तो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप ज्यादातर क्रेडिट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब ये बनाई ही इसी पर्पज से जाते हैं कि बैंक से लोन ले सके। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादातर सेविंग ओरिएंटेड होते हैं, और ये ना जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स ये क्रेडिट ओरिएंटेड होते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में ना आप अकेले आदमी को लोन नहीं दे सकते हो, यहाँ पे पूरे ग्रुप को लोन मिलता है। और ये जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में जो ग्रुप का एक सिंगल पर्सन भी यहाँ पे बैंक से लोन ले सकता है। फिर आता है, फिर बोल रहे हैं कि फार्म क्रेडिट के तहत आपको किस किस चीज के लिए लोन मिलेगा।
लोन्स फॉर ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज यानी अगर आपकी डेयरी है या आपने जो मुर्गियाँ पाल रखी है आपने, है ना, कोई बकरी पाल रखी है, उसके लिए भी आपको पीएसएल के तहत लोन मिल जाएगा। मीडियम लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। तो बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म लोन्स, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन भी आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई खेती से जुड़ी कोई सामान खरीदना है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया या कोई मशीनरी हो गई है, तो इसके लिए भी आपको पीएसएल के तहत यहाँ पे लोन मिल जाएगा। लोन्स फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज लाइक स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ओन फार्म प्रोड्यूस। केसीसी इसका बेस्ट एग्जांपल है ना। केसीसी हम सोर्स करते हैं ना, ब्रांच पे केसीसी, तो वो क्यों करते हैं लोग, किस लिए ऐसे केसीसी कराते हैं कि अगर उनकी जो खेत है, उनका जो धान है, उसके उसको स्प्रेइंग कराना है, हार्वेस्टिंग कराना है, ग्रेडिंग कराना है, या जो भी उनके ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, उसके लिए हम लोग केसीसी कराते हैं। तो यहाँ पे केसीसी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर आता है लोन्स टू डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स इनडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे किसान भाई लोग हैं हमारे, जो अपने पुराने तरीके, जो ना गाँव के, जो अब हम लोग बोलते थे कि साहूकार है ना, जो साहूकार लोग थे उनसे वो पैसे लेते थे। तो उस चीज को यहाँ पे अवॉइड करना था आरबीआई को, इसलिए आरबीआई ने क्या किया कि जो डिस्ट्रेस लोग हैं, जिन्होंने साहूकार लोगों से पैसे ले रखे हैं, उन्हें साहूकारों को पैसे लौटाने के लिए भी हम पीएसएल के तहत लोन दे सकते हैं। लोन्स अंडर द केसीसी स्कीम, किसान क्रेडिट का। तो लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर परचेस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी लोन दे सकते हैं उन्हें जमीन खरीदने के लिए। अब ये जो लाइन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आउट ऑफ सिलेबस था, एक जेआईबी के एक आई थिंक 2023 में आया था ये। तो ये क्वेश्चन आया था, loans against pledge hypothecation of agricultural produce including warehouse receipts for a period not exceeding 12 months subject to a limit up to 90 lakh against negotiable warehouse receipts, electronic negotiable warehouse receipts, and up to 60 lakh against warehouse receipts other than negotiable warehouse receipts। सिंपल सा मतलब है, वेयर हाउस रिसिट क्या होती है कि मान लीजिए कोई किसान है जिसने गेहूं उगा रखा है। अब उसे लगता है कि गेहूं का रेट अभी तो बहुत कम चल रहा है, मुझे तो 2000 चाहिए, मुझे चाहिए 3000 चाहिए, लेकिन अभी चल रहा है 2000। तो मैं क्या करूंगा, किसी गोडाउन में इसको जाके स्टोर करूंगा, ताकि जब भी रेट बढ़ेगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो ये जो फैसिलिटी देती है ना, ये गोडाउन की धान को स्टोर करने की, वो आदमी क्या करेगा, ये धान पूरा इसका किसान का यहाँ पे स्टोर कर लेगा और उसके बदले में उसे एक रिसीट रिसीट दे देगा, है ना। ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। अगर फिजिकल फॉर्म में, उसमें पूरा लिखा रहेगा कि ये किसान का नाम क्या है, इसने इतने धान मेरे यहाँ पे रख लिया है, इसका कितने देर तक रखना है, ये पूरा इसमें यहाँ पे लिखा होगा। अगर ये फिजिकल फॉर्म में है तो उसे हम बोलेंगे निगोशिएबल वेयर हाउस। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मोबाइल में आपको उसने कॉपी भेज दी, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। तो अगर ऐसा आपने किया है, तो इसके, ये रिसीट्स के बदले में, अगर ये रिसीट अगर आप बैंक में जाके दिखाएंगे ना, तो उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। लेकिन लोन कितने दिन के लिए मिल जाएगा, सिर्फ 12 महीने के लिए। और कितना मिलेगा, 90 लाख। अगर वो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट से, तो निगोशिएबल मतलब आप, बैंक, अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक उसे किसी और को बेच देगी, है ना। निगोशिएबल है वो, कि एक आदमी से दूसरे आदमी के पास वो जा सकता है। और यहाँ पे 60 लाख देगी, किसके लिए देगी, अदर देन निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट्स। अगर वो निगोशिएबल नहीं है, अगर उस रिसिट के पैसे पाने के लिए बैंक को आप ही के पास आना पड़ता है, वो किसी और को वो बेच नहीं सकती है, तो वो हो जाएगी निगोशिएबल। तो ऐसे केस में आपको 60 लाख मिलेंगे, अगर निगोशिएबल है तो 90 लाख मिलेंगे। कितने दिन के लिए, सिर्फ 12 महीने के लिए। चलिए फ्रेंड, अब लोन्स टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स एंड फॉर सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स, है ना। तो जो एग्रीकल्चरल पंप्स है हमारे, जो एनर्जी में आते हैं ना, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके जो भी हमने सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स बनाए हैं, उसको भी यहाँ पे, उसके लिए भी यहाँ पे पीएसएल के तहत लोन मिल जाता है। लोन्स टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स ऑन बैरन फॉलो लैंड और इन स्टिल्ट फैशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड ओन बाय द फार्मर। मान लीजिए किसी किसान की जो जमीन है वो बहुत ही सूखी है, जहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, तो वहाँ पे अगर वो चाहे, उसको उसका मन है कि मुझे यहाँ पे कोई यहाँ पे सोलर पावर प्लांट खड़ा करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे लोन मिल जाएगा पीएसएल के तहत। अब फार्म क्रेडिट किसको, ये होगा ऊपर बात की इंडिविजुअल फार्म के लिए, कोई एक किसान भाई है उसके लिए। अब यहाँ पे हो गए कारपोरेट फार्मर्स, है ना, जो कि बड़े बड़े बिजनेस, जो खेती बाड़ी से रिलेटेड बिजनेसेस करते हैं और उनकी खुद की भी खेती होती है, लेकिन वो रॉ मटेरियल को उगाने के लिए,
उनके कंपनी से रिलेटेड काम करने के लिए। तो यहाँ पे होते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और दी कंपनीज। तो इनको यहाँ पे 4 करोड़ का लोन मिल जाता है, इनको फार्मर कंपनीज को, इंडिविजुअल फार्मर को नहीं, फार्मर कंपनीज को मिलता है 4 करोड़ रुपए। क्रॉप लोन टू फार्मर्स विच विल इंक्लूड ट्रेडिशनल, सेम लाइन है, सेम जो सिंगल इंडिविजुअल फार्मर के लिए हमने देखा था वही सेम लाइन यहाँ पे है, तो इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है यहाँ तक, है ना। बस फर्क इतना था कि ऊपर जो हमने देखा ना वो निगोशिएबल, हमने रिसिप्ट के बारे में, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के बारे में हमने बात की, तो वहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर को कितना मिलता था, अगर वो निगोशिएबल है तो 90 लाख मिलता था, अगर नहीं है तो 60 लाख मिलता था। वही केस यहाँ पे क्या है कि ये कारपोरेट फार्मर्स है ना, कंपनीज हो गई, अगर उनके पास, एक सेकेंड फ्रेंड्स, अगर अगर उनके कंपनी के पास जो भी फार्मिंग से रिलेटेड है, उनके पास अगर निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स है तो उसके बदले उन्हें 4 करोड़ का लोन मिलेगा, वो भी सिर्फ 12 मंथ के लिए मिलेगा। अगर निगोशिएबल है तो 4 करोड़ का मिलेगा, अगर निगोशिएबल नहीं है तो वहां पे 2.5 करोड़ का लोन यहाँ पे मिलेगा। फिर आगे बोल रखा है कि 10 करोड़ तक की लोन यहाँ पे मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा, वही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को मिलेगा जिन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए अश्योर्ड मार्केटिंग यहाँ पे रखी है कि मेरे प्रोडक्ट्स तो बिकने ही बिकने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऐसे किसी को कॉन्फिडेंस है तो उनको यहाँ पे 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे पीएसएल के तहत। लोन्स अप टू 10 करोड़ फॉर परचेस ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। कोई फार्मिंग कोऑपरेटिव है, फार्म कोऑपरेटिव का इन्होंने खोल रखी है, और उनके जो मेंबर्स है उन्हीं के प्रोड्यूस से खरीदते हैं, उन्हीं से ये धान खरीदते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको 10 करोड़ तक का लोन पीएसएल के तहत यहाँ पे मिल जाएगा। फिर एंसिलरी सर्विसेज, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज है उनके लिए भी यहाँ पे पीएसएल के तहत लोन मिल जाता है। तो कौन कौन सी है, लोन्स अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स दैट आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो ऐसे स्टार्टअप जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए, ऐसे बिजनेसेस जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पे 50 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। जैसे कि आपका दूध डेयरी हो गया, या फिर आप जो मधुमक्खी पालन करते हो ना आप लोग, जो फिर उस उससे जो क्या वर्ड है उसका एग्जैक्टली, हनी, हनी निकलता है, उसके अगर उससे रिलेटेड आप कुछ भी करते हो ना तो अलाइड एक्टिविटीज में आ जाएगा, तो उसके लिए आपको 50 करोड़ का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। फिर फूड और एग्रो प्रोसेसिंग, कोई फूड प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड, आपके पास पोटैटो है उससे आपने चिप्स बना लिया उसे बेच दिया, ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, उसके लिए भी यहाँ पे आपको 10 करोड़, सॉरी 100 करोड़ का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आता है एसएमई, सॉरी एसएमई नहीं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, जिनके पास 1 हेक्टर तक की ही जमीन होती है, और स्मॉल फार्मर्स जिनके पास एक से ज्यादा लेकिन दो से कम, एक से दो के बीच में जमीन होती है, वो होते हैं स्मॉल फार्मर्स। किसी के पास अगर 1 हेक्टर जमीन है तो वो मार्जिनल हो जाएगा, किसी के पास 1.5 है तो वो स्मॉल हो जाएगा। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, टेनेंट फार्मर्स, ओरल रेजी, शेयर क्रॉपर्स whose share of land holding is within the limits prescribed for the small and marginal farmers। तो लोन किस किस को मिल जाएगा, जो मजदूर लोग हैं हमारे खेती बाड़ी के, जो टेनेंट फार्मर होते हैं, जो रेंट पे खेती बाड़ी करते हैं, जो ओरल लीजेस होते हैं किसी दूसरे की खेती लेके, या शेयर क्रॉपर्स हम देखते हैं ना, जो मालिक और जो लेबरर है वो 50-50% वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर, खर्चा भी 50-50% लेते हैं और प्रॉफिट भी 50-50% लेते हैं, तो उससे भी यहाँ पे लोन मिल जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं। फिर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स डायरेक्टली इंगेज, सेम लाइन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2.5 लाख तक की ना, लोन्स अप टू 2.5 लाख, up to 2.5 lakh to individual solely engaged in allied activities without any accompanying land holding criteria। ये लाइन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि देखिए, ऐसे लोग जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, जो बस क्या करते हैं ना, सोलेली एंगेज इन अलाइड एक्टिविटीज, मतलब सिर्फ खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम करते हैं, मतलब रोजगार करते हैं ना, किसी बड़े किसान के पास जाके उनके खेतों में काम करते हैं, लेकिन उनका प्रोफेशन बचपन से ही यही है, उनके पिताजी ने भी यही किया था, उन्होंने भी यही किया है, उनके बच्चे भी यही करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लैंड नहीं भी है तो भी आप लोग 2.5 लाख तक यहाँ पे लोन दे सकते हो। जो ब्रांचेस में हम लोग करते हैं ना, एग्री गोल्ड लोन, है ना, एग्री गोल्ड लोन इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एग्री गोल्ड लोन करते समय अभी हर एक ब्रांच का अलग अलग लिमिट होगा, लेकिन काफी ब्रांचेस में क्या होता है ना कि आप लोग 2.5 लाख तक यहाँ पे पूरा का पूरा लिमिट यहाँ पे दे देते हो। ऐसे किसान भाई लोग जिनके पास 7/12 भी नहीं होता है, यहाँ पे हम उन्हें एग्री गोल्ड लोन यहाँ पे दे देते हैं। लोन्स टू एफपीओस एंड एफपीसीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स एंड कोऑपरेटिव फार्मर्स,
directly engage in agriculture and allied activities where the land holding share of small and marginal farmers is not less than 75%। अब ऐसी कंपनीज जो ऐसी फार्मर लोगों की कंपनीज जो खोल रखी है उसमें अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का हिस्सा अगर वो 75% है तो उसके लिए भी उनको भी यहाँ पे पीएसएल के तहत लोन मिल जाएगा। अब लेंडिंग बाय बैंक्स टू एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑन लेंडिंग इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मान लीजिए कोई बड़ी बैंक है, मान लीजिए पीएनबी है। अब पीएनबी चाहे तो किसी दूसरे बैंक को, किसी एनबीएफसी को भी यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोन दे सकती है। अगर इस एनबीएफसी को भी आगे पीएसएल के तहत यहाँ पे एग्रीकल्चर में लोन देना है तो ऐसी सिचुएशन में कितना देगा वो 10 लाख पर बरोबर। हाँ, यहाँ पे कस्टमर ए है किसी एनबीएफसी का, वो चाहता है मुझे पीएसएल के तहत, एक खेती बाड़ी करता है, वो चाहता है पीएसएल के तहत मुझे 10 लाख मिले, तो ऐसी सिचुएशन में एनबीएफसी पीएनबी से 10 लाख रुपए ले सकती है। ये एनबीएफसी के लिए भी पीएसएल के तहत हो जाएगा और पीएनबी के लिए भी पीएसएल के तहत हो जाएगा। फिर आता है आपका एमएसएमई। तो एमएसएमई में सारे के सारे लोन्स, क्योंकि ये हमारा इंजन है, हमें ग्रोथ का, हमारी देश की ग्रोथ का ये इंजन है। और 50 है लोन्स अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स। अब फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन, फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे कंसिडर किया है। फैक्टरिंग का सिंपल सा मतलब होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, कस्टमर ए है, और कस्टमर ये जो है ना, इसने चीजें कोई बना रखी है ना, ये मैन्युफैक्चर कर रखी है और उसने बी कस्टमर को दे दिया। अब बी कस्टमर बोला कि देखो भाई साहब मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, जब ये चीजें बिक जाएंगी तब मैं आपको पैसे दूंगा। तो ए बोला ठीक है, अभी उसको तो कस्टमर भी लगा के रखने हैं और उसका बिजनेस भी चलाना है, तो वो बोला ठीक है। अब ए गया अपनी बैंक के पास, मान लीजिए इसका बैंक है एसबीआई। तो ये गया बैंक के पास, बैंक को बोला कि देखिए मैं आपका अच्छा खासा कस्टमर हूँ, मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मेरे पास अभी ये रिसिट है ना, ये रिसिट है मेरी फैक्टरिंग की। और बी ने एक रिसिट दे दी थी ए को कि उसमें पूरा डिटेल्स लिखा था कि ऐसी ऐसी तारीख को मैं पैसे दूंगा। तो ए बोला अभी 3 महीने तक मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ, मेरी तो कंपनी बंद हो जाएगी, आप ऐसा करो इस रिसिट को रख लो और मुझे पैसे दे दो। अब बैंक ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तो बैंक ने इससे वो रिसिट ले ली और अपने पास रख ली। इसके बदले में बैंक ने उसे 100% नहीं, उसे 80% पैसे दे दिए। अब 20% पैसे बाकी है, तो अब क्या करेगा, जब 3 महीने बीत जाएंगे तो ये कंडीशन होती है विथ कोर्स और विदाउट रिकोर्स। अगर रिसिट आपकी, अगर ये ट्रांजैक्शन पूरा आपका विथ रिकोर्स है तो विथ रिकोर्स में पैसे वसूलने की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती है। यहाँ पे एक ही जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो 20 से पैसे वसूल के बैंक को दे दे। लेकिन अगर यहाँ पे विदाउट रिकोर्स होगा ना, विदाउट रिकोर्स, तो यहाँ पे बैंक को पैसे वसूलने होंगे बी से, कस्टमर से, और फिर बी से वसूल के अपना 80% बैंक को रखना है और बाकी 20% यहाँ पे ए को देने हैं। फैक्टरिंग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन इसका मतलब ये होता है फैक्टरिंग का एग्जैक्टली। तो यहाँ पे सबको फायदा होता है, बैंक को भी हुआ, ए को भी हुआ और बी को भी हुआ। फिर लोन्स टू रजिस्टर एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग टू एमएसएमईज अप टू 20 लाख पर बोरोवर। तो ऐसी एमएसएमईज, ऑन लेंडिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऑन लेंडिंग हमने किसी से ले लिया और फिर किसी और को दे दिया। लेंडिंग मतलब एक एक हो गया है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए ने बी को पैसे दिए, ये लेंडिंग हो गया। ए के पैसे बी ने लेके फिर सी को दे दिया, ये ऑन लेंडिंग हो गया। तो चलिए, तो ओडी की फैसिलिटी सबको मिलते हैं, पता है एमएसएमई में ओडी सबको मिलता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। लेकिन कितना, अब बताइए एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन में आपको 25 लाख तक का लोन यहाँ पे पीएसएल के तहत मिल जाता है। फिर हाउसिंग, हाउसिंग में आता है आपका, अगर आपको नया घर लेना है या नया घर बनवाना है तो उसके लिए कैसा है, कैसे कंडीशन है। मान लीजिए आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ की पॉपुलेशन कितनी है ना, 50 लाख या उससे ज्यादा है। ऐसे में अगर, ये लोन लिमिट यहाँ पे, ऐसे में अगर मान लीजिए कि वहाँ पे घर की जो मैक्सिमम कीमत है वो 63 लाख रुपीज है, तो आपको पीएसएल की तहत 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से लेके 50 लाख तक है और वहाँ पे घर की मैक्सिमम कीमत अगर 57 लाख है, तो 45 लाख आपको पीएसएल के तहत मिल जाएगा। अगर आप ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम हो और वहाँ के घरों की कीमत 44 लाख है, तो 35 लाख आपको पीएसएल के तहत मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो फिगर्स है ना, आप लोग इसकी फोटो जरूर निकालिए अपनी मोबाइल में, और उसे जब भी आपको टाइम मिलेगा, देखिए फ्रेंड्स अलग से रिवीजन के लिए आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल भी इतना बिजी रहता है। और अभी सिलेबस है ना, टोटल 4 सब्जेक्ट है हमारे और वास्ट सिलेबस है। तो आप क्या कीजिए, जो भी आपको लगता है कि इसकी रिवीजन रिवीजन की जरूरत है, उसकी एक फोटो निकाल लीजिए और जब भी आपको टाइम मिलेगा उसको एक बार रिवाइज कीजिए। आई, मतलब आई प्रॉमिस कि ये वर्क करता है, सीरियसली वर्क करता है।
ठीक है, तो चलिए, हमारा आपका काफ़ी टाइम ले लिया। अभी अगर आपका कोई घर डैमेज है, आपको उसका रिपेयर कराना है, आपको उसको कलर देना है या कोई रिनोवेशन कराना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे पीएसएल के तहत लोन मिल जाएगा। वही कंडीशन है, अगर ऐसे ऐसे सेंटर जहाँ पे 50 या उससे 50 प्लस लाख की पॉपुलेशन है, ऐसा शहर जहाँ पे 10 से लेके 50 लाख तक लोग हैं, और ऐसे शहर जहाँ पे 10 लाख से कम लोग हैं। तो अगर मैं घर की कीमत 63 लाख है, तो पीएसएल के तहत 15 लाख का लोन आपको रिन्यूअल के लिए मिल जाएगा। अगर घर की मैक्सिमम कीमत 57 लाख है, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए 12 लाख मिल जाएंगे। और अगर घर की कीमत 44 लाख रुपए है मैक्सिमम, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि बैंक लोन्स टू एनी गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स and for slum clearance or rehabilitation of slum dwellers subject to dwelling units with carpet area of not more than 60%। कोई गवर्नमेंट एजेंसी है जिसको, अगर मान लीजिए जो अभी भी नए नए प्रोग्राम्स आते हैं कि जो स्लम है हमें हटाना है झोपड़पट्टियों के लोगों को और उनको पक्का घर देना है, तो उस पर्पज के लिए भी आपको पीएसएल के तहत लोन मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि कारपेट एरिया जो है वो 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये भी है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हम लोग कराते हैं कि सबको घर, सबके पास पक्का घर होना चाहिए, इसके लिए भी यहाँ पे आपको पीएसएल के तहत लोन मिल जाएगा। बट कंडीशन क्या है ना कि जो कारपेट एरिया है वो 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे फ्लोर एरिया रेशो है और जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है वो भी यहाँ पे टोटल घर के 50% होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स। फिर आता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इसके लिए भी आपको 8 करोड़ मिल जाते हैं। 8 करोड़ किसके लिए? स्कूल बनाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए, है ना। फिर उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन और रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स के लिए, वाटर इंप्रूवमेंट्स के लिए, जैसे कि घर पे जो नल आते हैं उनकी अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन करानी है तो उसके लिए भी। और 12 करोड़ तक का आपको लोन मिल जाएगा अगर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज देनी है, आपको कोई हॉस्पिटल खोलना है, कोई हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाना है, तो यहाँ पे आपको 12, है ना, हेल्थ केयर के लिए आपको 12 करोड़ मिलेंगे। और उसको छोड़ के, हेल्थ केयर को छोड़ के बाकी जितनी भी फैसिलिटीज है उसके लिए आपको 8 करोड़ यहाँ पे मिलेंगे। फिर रिन्यूएबल एनर्जी है, सनलाइट, वाइंड से जो भी एनर्जी आती है वो रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसके लिए भी आपको 35 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। लेकिन 35 करोड़ किसके लिए? बड़े लेवल के लिए ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या कोई मान लीजिए किसी को रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर बनवाना है, बिठाना है, एंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, स्ट्रीट लाइट देखिए यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट्स, रिमोट विलेज, या ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो पूरे पब्लिक को बेनिफिट दे दे यहाँ पे। और अगर इंडिविजुअल के लिए, घर इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए, अगर कोई अपने घर पे अपने हम छत पे सोलर प्लांट लगवाते हैं, हाँ, पानी गर्म करने के लिए, लाइट बिजली बचाने के लिए, तो वहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर को भी यहाँ पे 10 लाख का लोन मिल जाएगा। और जो बड़े बड़े लेवल पे आपको अगर स्ट्रीट लाइन बनवाना है या कोई और कोई फंक्शन करवाना है, तो उसके लिए 35 करोड़ का लोन यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मिल जाएगा। फिर अदर्स में आपके आते हैं जो भी बैकवर्ड, या आप बोल सकते हो कि वीकर सेक्शन के लिए, आप इस वीकर सेक्शन पे यहाँ पे ज्यादा जोर दिया गया है। लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 लाख प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स फॉर एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स है, उनको भी 2 लाख तक का लोन यहाँ पे मिल जाता है, एग्रीकल्चर और एमएसएमई की एक्टिविटीज को छोड़ के। तो ऐसे कौन सी एक्टिविटीज हो गई जो एग्रीकल्चर और एमएसएमई में नहीं आती है? तो वो है लोन फॉर मीटिंग सोशल नीड्स। अपनी बेटी की शादी है, मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई एक लेडी है, उसकी बेटी की शादी है, उसके लिए उसने 2 लाख का लोन ले लिया। कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ द हाउस, उसको पहले से यहाँ पे हाउस अपना कच्चा, अपना उसका घर अच्छा नहीं था, तो उसको लगा कि चलो पक्का घर बनवा लेते हैं, तो उसको लिए भी यहाँ पे 2 लाख का लोन मिल जाएगा। या कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट और इन ऐसी कोई भी वाइबल एक्टिविटी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने स्टार्ट करी है, उनको, उन्होंने कोई एक्टिविटी स्टार्ट की है, उन्होंने सिलाई मशीन खरीदनी है उनको, उसके लिए भी यहाँ पे लोन यहाँ पे मिल जाएगा। फिर लोन्स टू डिस्ट्रेस्ड पर्सन other than distressed farmers indebted to non-institutional lenders not exceeding rupees 1 lakh per borrower। तो ऐसे डिस्ट्रेस्ड पर्सन जो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, जो बहुत ही खराब सिचुएशन में है, लेकिन फार्मर नहीं है, किसान नहीं है, तो ऐसे किसानों को भी, तो ऐसे लोगों को भी साहूकार लोगों से अ, अपनी सिचुएशन को ठीक, या बोल सकते हैं साहूकार को रीपे करने के लिए यहाँ पे 1 लाख तक का लोन मिल जाएगा। फिर स्टार्टअप को देखा हमने कि स्टार्टअप को 50 करोड़ तक का लोन यहाँ पे मिल जाता है।
फिर आता है बैंक लोन्स टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को बैंक कितना लोन दे सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोन, अब यहाँ पे ना स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करते हैं, रजिस्टर्ड एनबीएफसी को लोन यहाँ पे देते हैं पीएसएल के तहत, लेकिन कितना दे सकते हैं ना, और किन को दे सकते हैं, तो ऐसी एनबीएफसी जो आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड होती है, जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होती है और जिनका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 500 करोड़ तक का होता है पिछले मार्च 31 को। अभी मान लीजिए 2026 चल रहा है, तो अगर आपको पीएसएल के तहत एलिजिबल होना है किसी बैंक से लोन लेने के लिए, तो 2000 मार्च 2025 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक की आपकी ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए, 500 करोड़ होना चाहिए। मान लीजिए अभी ये अप्रैल 2026 चल रहा है, तो मार्च 2026 तक का आपका लोन पोर्टफोलियो 500 करोड़ तक का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तभी आप पीएसएल के तहत किसी दूसरे बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और कितना लोन मिलेगा ऐसी सिचुएशन में, तो लोन आपको मिलेगा 10% ऑफ इंडिविजुअल बैंक टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो बैंक में जितना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोन बांट रखा है उसका 10% यहाँ पे बैंक को मिल जाएगा लोन। ओके फ्रेंड्स, हर एक पॉइंट में आपको फिगर नजर आएंगे, लेकिन आप लोग यकीन मानिए अगर रिवीजन करेंगे, मैंने जो जैसे आपको बताया कि रिवीजन करने की ट्रिक कैसी है, अगर वैसे रिवीजन करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर बैंक लोन्स टू एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग है ना, बैंक ने एनबीएफसी को लोन दिया, एनबीएफसी ने एग्रीकल्चर को लोन दे दिया। तो इसमें कितना आ जाएगा, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 10 लाख तक आ जाएगा, अगर एमएसएमई की बात करें तो 20 लाख तक पर बोरोवर आ जाएगा, है ना, हर एक बोरोवर के लिए 20 लाख यहाँ पे हो जाएगा। फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ऑन लेंडिंग के लिए कितना मिलेगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कैनरा बैंक है और कैनरा बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को यहाँ पे पैसे दिए और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने उसके कस्टमर को यहाँ पे पैसे दिए, तो कितना दे सकेंगे, वो देंगे एग्रीगेट लोन लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीज। अब ऑन लेंडिंग है ना, ये जरूरी नहीं, मान लीजिए कोई बैंक क्या करेगा, क्योंकि अभी मान लीजिए हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि पूरा का पूरा पीएसएल के तहत ऑन लेंडिंग दे देगा कि चलो हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, अब आप लोग इसे कैसे भी बांटना है वैसे बांटिए, हमारा टारगेट तो ऑन लेंडिंग करके पूरा हो गया है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, मैक्सिमम कितना ऑन लेंडिंग कर सकते हो, तो 5%, ओवरऑल लिमिट ऑफ 5% ऑफ इंडिविजुअल बैंक टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब काम तो करना ही है ना, सबको काम करना है यहाँ पे। अब अब अगर इतने सब आरबीआई ने टारगेट सेट कर दिया सब अच्छे से, लेकिन अगर आप लोग इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते तो क्या होता है अगर मान लीजिए आपको बोला गया है कि 100 रुपए का आपको पीएसएल के तहत लोन देना है, लेकिन आपके हो गए 98 रुपीज, तो जो 2 रुपीज बचते हैं यहाँ पे वो आपको जमा कराने पड़ेंगे आरबीआई के जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड है वहां पे जमा कराने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी, है ना, पैसे तो देने ही देने हैं, साथ में पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो इतना रिस्क कोई नहीं लेता है, हर कोई पीएसएल के टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ पे करता है। तो जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आती है वो आरआईडीएफ में जमा कराती है फंड, जो भी हमारा आरआरबीज है वो नाबार्ड में कराती है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो सिडबी में कराती है, और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो एनएचबी में यहाँ पे कराती है। अब सर्विस चार्ज, ये इंपॉर्टेंट होता है ना, कस्टमर कंप्लेंट्स आती है कि इतने सर्विस चार्ज ले लिया, तो कह रहे हैं आरबीआई कह रहा है कि नो लोन रिलेटेड एंड एडॉक सर्विस चार्जेस इंस्पेक्शन चार्जेस शैल बी लेविड ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स अप टू 50,000। तो 50,000 तक जितने भी लोन आप लोग बांटोगे उस पे आप कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे। जिनको लगता है ना इम्पोर्टेंट नहीं है कि एग्जाम के लिए, तो नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जितना भी आपका मैकमिलन का बुक है ना उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो है, अगर आपको लगता है पढ़ना है, जिसको लगता है वो पढ़ सकते हैं। अभी बोला कि जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रायोरिटी सेक्टर लोन कम बांटेंगे उनको ज्यादा टारगेट दिया गया है, 125% आप लोग बांटोगे प्रीवियस ईयर का, और जिन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लोन अच्छे खासे बांटे गए वो 90% बांटेंगे तो भी यहाँ पे चलेगा। अब एग्रीकल्चर रिलेटेड हमने देखा कि ये किन किन को लोन यहाँ पे दिया जाएगा, किस किस काम के लिए यहाँ पे लोन दिया जाएगा, ये भी हमने देखा। फिर ये पोस्ट हार्वेस्ट के लिए मिलेगा, ग्रेडिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, यहाँ पे केसीसी के लिए यहाँ पे लोन मिल जाएगा। फिर ये हाँ, ये निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट के बारे में भी हमने पढ़ा कि अगर आपके
आपने जो रिसीट ले रखी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या वो अगर निगोशिएबल है, तो इंडिविजुअल कस्टमर की, इंडिविजुअल फार्मर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे उसको 90 लाख मिल जाएगा। अगर निगोशिएबल रिसीट नहीं है तो इंडिविजुअल फार्मर को यहाँ पे 60 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे पीएसएल के तहत मिल जाएगा। फिर अगर आपको कोई रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आपने कोई पावर प्लांट लगाया है या जो भी आपकी खेती से रिलेटेड इक्विपमेंट है उसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पे कि फार्मर प्रोड्यूसर, कारपोरेट फार्मर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है फार्मर लोगों की, उनकी बात हो रही है, तो उनको भी यहाँ पे 4 करोड़ का लोन मिल जाएगा। अब निगोशिएबल वेयर हाउस की बात करेंगे तो अगर कंपनीज की बात करें, फार्मिंग कंपनीज की, तो उन्हें 4 करोड़ का लोन मिल जाएगा अगर रिसिट आपकी निगोशिएबल है तो वो भी 12 मंथ के लिए। अगर निगोशिएबल नहीं है तो 2.5 करोड़ का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अश्योर्ड मार्केटिंग के लिए आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और जो अपने ही मेंबर्स है उनसे अगर आपको आपका जो धान है या आपका जो प्रोड्यूस है वो खरीदना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे 10 करोड़ का लोन मिल जाएगा। फिर एंसिलरी सर्विस में हमने देखा कि फूड रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है कि आपको चिप्स बनाने हैं पोटैटो से तो उसके लिए आपको 100 करोड़ मिल जाएंगे। और अगर आपका एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटी से जुड़ी हुई एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटीज से अगर आपका बिजनेस है, स्टार्टअप है, तो उसके लिए आपको 50 करोड़ का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन दे रखी है कि स्मॉल मतलब क्या होता है, जिनके पास 1 हेक्टर से लेकर 2 हेक्टर की जमीन होती है, और मार्जिनल मतलब जिनके पास 1 हेक्टर तक की ही जमीन होती है। एक भी मार्जिनल में आ जाएगा फ्रेंड्स। फिर लैंडलेस लेबर जिनके पास जमीन नहीं है, जो किसी दूसरे की जमीन में काम लेते हैं, जो भी बंटवारा करके काम करते हैं, 50-50% प्रॉफिट भी, तो उनको भी यहाँ पे लोन मिल जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप को, कोई अदर काम करने के लिए, अपने बच्चों की शादी कराने के लिए, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज कराने के लिए लोन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रखा है कि ऑन लेंडिंग, ऑन लेंडिंग कितना होगा, एनबीएफसी को ऑन लेंडिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर ऑन लेंडिंग आपको कराना है एनबीएफसी को तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर एमएसएमई को करना है यहाँ पे तो 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये 50 करोड़ तो स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप वर्ड याद रखिए, स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ है। लेकिन अगर एमएसएमई को ऑन लेंडिंग के लिए कराना है तो 20 लाख है ना। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑन लेंडिंग के लिए कराना है तो 10 लाख है। फिर एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग टू एमएसएमई हमें अभी देखा 20 लाख रुपए। एजुकेशन के लिए आपको मिल जाएगा 25 लाख रुपीज है, 25 लाख से ज्यादा नहीं होगा पीएसएल के तहत। पीएसएल के तहत अगर आपको एजुकेशनल लोन चाहिए तो 25 लाख रुपए यहाँ पे मिलेंगे। वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे पीएसएल के तहत लोन मिलता है ना। अगर कोई किसी ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और उसे से जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी एमटेक की वो देनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे लोन मिल जाएगा पीएसएल के तहत। अब ये हाउसिंग के लिए हमने देखा कि पॉपुलेशन की कंडीशन क्या है या टोटल कॉस्ट की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिए जाएंगे पैसे। अब ये भी हमने देखा कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। अगर 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे तो आपको 15 लाख का लोन मिल जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, नए घर की नहीं, नए घर की वो अगले आगे हमारे ऊपर गया वो टेबल उसमें था। फिर अगर 10 लाख से लेके 50 लाख की पॉपुलेशन है तो 12 लाख मिल जाएगा। 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 10 लाख यहाँ पे मिल जाएगा। फिर अगर पक्का घर बनवाना है, अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसके तहत पक्का घर बनवाने रहे तो उस वहाँ पे उसके लिए भी लोन मिल जाएगा। लेकिन एरिया जो है वो 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ 50% ऑफ फ्लोर एरिया रेशो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इन कंडीशन को भी आपको सेटिस्फाई करना होगा। सोशल स्ट्रक्चर के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको 8 करोड़ का लोन मिल जाएगा। अगर ये समझ लेते हैं कि आपको 12 करोड़ का लोन मिल जाएगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए। हेल्थ केयर को छोड़ के जितने भी फैसिलिटीज है उसके लिए 8 करोड़ का मिल जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर इंडिविजुअल कस्टमर है उसको अपने घर पे अपने छत पे अगर सोलर प्लांट लगवाना है तो उसके लिए 10 लाख का लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर बड़ी लेवल पे अगर रास्ते पे आपको लाइट्स लगवानी है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके तो इसके लिए आपको 35 करोड़ का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। अदर्स में आता है आपको जो भी वीकर सेक्शन है उनके बारे में बोल रखे है कि उनको भी यहाँ पे 2 लाख तक का लोन मिल जाता है। ऐसे लोग जो बहुत ही डिस्ट्रेस है, जिसने किसी और बड़े लोगों से पैसे ले रखे हैं, वो बड़े लोग उसको परेशान कर रहे हैं कि पैसे लौटाओ, तो वो भी बैंक में जाके इस पीएसएल के तहत 1 लाख का लोन की डिमांड कर सकता है। फिर ये 50 करोड़ को तो हमने पैसे भी देख लिया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कि कोई बैंक कितना, हाँ, कैप ऑन ऑन लेंडिंग, कितना लोन आप बांट सकते हो। तो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पिछले साल जितना टारगेट हुआ था उसका 5%, उससे ज्यादा नहीं, उसका 5% आप ऑन लेंडिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर अचीवमेंट नहीं होगा तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जितना भी आपका टारगेट कम है उसको आपको इस फंड में जमा पैसे कराने पड़ेंगे और सर्विस चार्ज।
50 50,000 तक के जितने भी लोन है ना, उस पे आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।